तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ आपको सब कुछ क्लियर रहा होगा। तो जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे ब्रेविस ने 14 यूनिट सेल जो थे वो बताए थे, और अगर एज लेंथ एक दूसरे के इक्वल हो या ना हो, या एक्सियल एंगल से एक दूसरे के इक्वल हो ना हो, 90 डिग्री हो कि 120 डिग्री हो, इसके ब्याह पर हमने देखा था कि 7 तरीके के यूनिट सेल्स होते हैं, जिनमें हमारे सिलेबस में बच्चों सिर्फ एक ही यूनिट सेल है, जो है आपका क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल जिसके लिए ए बी सी तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल होगी। इसके अलावा अल्फा बीटा गामा तीनों एक्सियल एंगल्स इक्वल होंगे और कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, जो कि दिखाई देगा हमें किसकी तरह, एक क्यूब की तरह। आज हम लोग बच्चों करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल के बच्चों जितने भी टाइप्स होते हैं उन्हें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्यूबिक यूनिट सेल के बच्चों दो टाइप हैं। पहला सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं पीसीसी, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। देखो बच्चों, पीसीसी होने के लिए क्या कंडीशन है कि आपका जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होने चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होने चाहिए, कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट होने चाहिए। तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की सिंपल डेफिनेशन है, when constituent particles are present, when constituent particles are present only at corners of a unit cell, only at corners of a unit cell, then it is called primitive unit cell, PCC, या primitive cubic cell। ठीक है, ये रहा आपके सामने इसका सिंपल सा बड़ा आसान सा इसका स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। दूसरा जो टाइप है बच्चों वो है अपने पास में सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। बच्चों मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन पूरा दे रहा हूं, पर नोट्स जो है आप चाहें तो आपको जो नोट्स भेजे गए हैं उनसे कॉपी करके बना सकते हैं, या अगर आप लाइव लेक्चर के दौरान नोट्स बनाना चाहते हैं तो प्लीज लाइव लेक्चर को पॉज कर दीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए और वापस उसको प्ले कीजिए। आपका वहीं से स्टार्ट होगा जहां से आपने शुरू किया था, जहां आपने पॉज किया था। ठीक है, तो पहला आपने देखा पीसीसी, दूसरा है बच्चों सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल की डेफिनेशन ये है कि आपके पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा पूरे क्रिस्टल में कहीं और भी हो सकते हैं। तो सेंट्रल यूनिट सेल की डेफिनेशन बन जाएगी, आप कह सकते हैं these are the unit cells in which constituent particles are present at the corners, in which constituent particles are present at the corners, present at the corners, as well as at some other site, as well as at some other site, site in a crystal, in a crystal। कॉर्नर्स पर तो होंगे होंगे, इसके अलावा और कहीं भी पाए जा सकते हैं। बच्चों ये जो सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल है ये आपके तीन टाइप के होते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल की बात करता हूं, एक आपका बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल जिसे हम लोग कहते हैं बीसीसी, एक आपका फेस सेंटर क्यूबिक सेल जिसे हम लोग बच्चों कहते हैं एफसीसी, और एक है आपका एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बच्चों देखिए सबसे पहले बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल बीसीसी, इसकी डेफिनेशन ये है कि पार्टिकल आपका कॉर्नर्स पर तो होगा ही, इसके अलावा इस पूरे यूनिट सेल के सेंटर, बॉडी के सेंटर में भी पाया जाएगा। आप लिख सकते हैं चाहे तो, when constituent particles are present at the corners, when constituent particles are present at the corners, as well as at the center of the body of unit cell, as well as at the center of the body of unit cell, center of the body of unit cell।
ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे बीसीसी। एफसीसी दूसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसमें पार्टिकल बच्चों कॉर्नर्स पर तो होगा ही होगा, इसके अलावा पार्टिकल हर फेस के सेंटर पर भी पाया जाएगा। पार्टिकल जो है वो हर फेस के सेंटर पर भी पाया जाएगा। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं, when constituent particles are present at the corners, when constituent particles are present at the corners as well as at the center of each face, as well as at the center of each face, center of each face। ठीक है, आप एफसीसी के डायग्राम में देख रहे हैं, जो 6 फेसेस हैं, हर फेस के सेंटर पर पार्टिकल जो है वो पाया जाएगा। और तीसरा है बच्चों एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके लिए कंडीशन ये है कि पार्टिकल कॉर्नर्स पर तो होगा ही, इसके अलावा कोई भी 2 अपोजिट फेसेस पर होगा। लेफ्ट राइट ले लो, अप डाउन ले लो, या फ्रंट या बैक ले लीजिए, इनमें से कोई भी 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पर पाया जाएगा। आप लिख सकते हैं, इफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, इफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at the corners as well as at the center of two opposite faces, at the center of two opposite faces, two opposite faces। ठीक है बच्चों, रफली आप जो है इन स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं जल्दी से, और फिर मैं आपको समझाऊंगा 3D पॉइंट ऑफ व्यू से, 3 डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो आपने पढ़े, जितने भी आपके टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स हैं, यूनिट सेल जो आपने सिंपल क्यूबिक सेल के पढ़े, इनमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने होंगे, जिसे आप Z से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बच्चों करने जा रहे हैं कैलकुलेशन फॉर द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। कैलकुलेशन फॉर द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ unit cell, in a unit cell। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप चाहें तो ये वीडियो पॉज अभी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बना रहे हैं लाइव लेक्चर से नोट्स तो बच्चों अभी हम लोग कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ यूनिट सेल। तो जैसा आपको पता है, एक क्रिस्टल लैटिस जो है वो बहुत सारे यूनिट सेल्स से बना होता है, और हर यूनिट सेल जो है उस पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टच में होते हैं, है ना। और जो लैटिस पॉइंट है वहां वो आपको बताता है कि पोजीशन क्या है। तो बहुत सारे जो आपके लैटिस पॉइंट्स आपस में कनेक्ट होकर के क्या बनाते हैं, एक क्रिस्टल लैटिस जो है उसे बनाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा कि जो किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर पर पार्टिकल होता है, वो 8 जो छोटे छोटे क्यूब्स हैं उनके थ्रू शेयर जो है वो किया जाता है। आपने जैसे देखा यहाँ कि हर जो आपका कॉर्नर पर पार्टिकल है वो 8 जो आपके क्यूब्स हैं उसे शेयर करते हैं। तो हर एक क्यूब के अंदर कितना हिस्सा जाता है, सिर्फ 1/8। ठीक है, जो कॉर्नर पर है। जो पार्टिकल बच्चों फेस पर है, आप देख रहे हैं, वो 2 यूनिट सेल्स के थ्रू शेयर किया जाता है। तो इसका मतलब हर एक यूनिट सेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फेस की वजह से जो आया हिस्सा, वो सिर्फ आधा ही रह जाता है। और बॉडी सेंटर में आप देख सकते हैं, एक पूरा का पूरा पार्टिकल जो है वो उस पूरे यूनिट सेल की बॉडी के सेंटर में अकेला एक पार्टिकल जो है अंदर आता है। और अगर एज सेंटर की हम लोग बात करें बच्चों, वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं पर फिर भी समझ लेते हैं
एज सेंटर में एक पार्टिकल को आप देख रहे हैं 4 क्यूब्स जो है वो शेयर करके रखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एज सेंटर में जो एज पर जो भी आपका पार्टिकल है उसका 1/4 ही शेयर किया जाएगा। एज सेंटर हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग सबसे पहले प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कैलकुलेशन करें कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने आते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं ऐसा कि भाई आपके टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स हो गए आपके 8, है ना। तो एक यूनिट सेल में 8 आपके जाते हैं कॉर्नर्स। और जैसा हमने देखा कि कॉर्नर पर जो पार्टिकल है वो आपका 8 स्फीयर्स के थ्रू शेयर होता है, तो आप उसे अगर कट कर दें तो 1/8 पार्टिकल हर एक का शेयर किया जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स हो गए बच्चों 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 आप देख सकते हैं बन जाता है आपका पूरा का पूरा एक एटम। इसका मतलब पीसीसी में सारे कॉर्नर्स पर प्रेजेंट पार्टिकल्स को अगर मिला दिया जाए तो उन सबको मिला करके बन जाता है एक पूरा का पूरा एटम या एक पूरा का पूरा पार्टिकल, ठीक है। अगर यही हम लोग बीसीसी के लिए कैलकुलेट करें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए, तो हमने देखा कि भाई बीसीसी के अंदर पार्टिकल जो है वो कॉर्नर्स पर तो होता ही है, 8 कॉर्नर्स पर है। और हमने अभी देखा कि कॉर्नर्स की वजह से जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं वो कितने आते हैं, टोटल 1, क्योंकि टोटल 8 कॉर्नर्स हैं और 8 कॉर्नर्स हैं और हर एक पर शेयरिंग कितनी हो रही है 1/8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 ऐसे तो टोटल हो गया आपका 1 पार्टिकल जो आपने पीसीसी में भी देखा। और पूरा का पूरा एक पार्टिकल जो है वो बॉडी के सेंटर में है ना। बीसीसी के एक पूरा पार्टिकल तो बॉडी के सेंटर में है और एक पूरा पार्टिकल जो है वो कॉर्नर्स की वजह से हो गया। तो टोटल अपने पास में बीसीसी में पार्टिकल हो गए 1 + 1 = 2। तो बीसीसी में टोटल पार्टिकल हो जाते हैं अपने 1 + 1 = 2, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 हैं और हर एक पे शेयरिंग कितनी है 1/8, तो 8 × 1/8 = 1। और एक पूरा का पूरा पार्टिकल बॉडी के सेंटर पे है तो वो हो गया आपका टोटल 1। और टोटल अगर आप बीसीसी के पार्टिकल की बात करें तो आपके ये बन जाते हैं 1 + 1 = 2 एटम्स। तो बीसीसी में आपके आ गए टोटल 2। पीसीसी में आपने देखा कि कितने आए थे 1 क्योंकि कॉर्नर्स पे थे, और बीसीसी में आपने देखा टोटल आए 2 क्योंकि कॉर्नर पर भी है और आपके बॉडी सेंटर पे भी है। अभी हम लोग देखते हैं जो आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है उसके लिए। फेस सेंटर्ड में जैसा हमें पता है कि पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो है ही, इसके अलावा हर एक फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम लोग 8 कॉर्नर्स की बात करें तो जैसा हमें पता है टोटल 8 कॉर्नर्स हैं और हर एक कॉर्नर पर जो शेयरिंग है वो 1/8 है। तो इस हिसाब से कॉर्नर की वजह से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आपके कितने हो जाएंगे 1। कैसे 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 = 1। आप वीडियो में भी देख सकते हैं इन सभी 1/8 पार्टिकल्स को अगर आप ज्वाइन कर दें तो आपके पास में एक पूरा पार्टिकल बन जाता है। अब बच्चों अगर फेस की बात करें तो टोटल फेस थी 6 और हर फेस पर जैसा आपने देखा था कि शेयरिंग कितनी हो रही थी सिर्फ हाफ, तो ये हो जाएगा आपका फेस की वजह से 6 मल्टीप्लाई बाय हाफ = 3। देखिए किस तरीके से आपने देखा कि अगर आप इन सभी आधे आधे पार्टिकल्स को जोड़ दें तो 3 पार्टिकल हो जाते हैं। और अगर आप टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें एफसीसी के लिए तो बच्चों यहां पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन जाएंगे 1 + 3 = 4। तो आप इसे लिख सकते हैं किस तरीके से कि टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स = 8, पार्ट शेयर्ड एट ईच कॉर्नर = 1/8। तो कॉर्नर्स की वजह से पार्टिकल हो गए 8 × 1/8 = 1। और फिर आप टोटल नंबर ऑफ फेसेस = 6, पार्ट शेयर्ड एट ईच फेस = हाफ। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ड्यू टू फेसेस = 6 मल्टीप्लाई बाय हाफ = कितने हो जाते हैं 3। और लास्ट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपके बन जाएंगे एफसीसी में 1 + 3 = 4। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपने देखा कि आप कैसे पता करेंगे कि आपके पास एक यूनिट सेल में कितने क्रिस्टल कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो जो उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग आपकी प्रैक्टिस शीट लेकर के आए हैं, आपका डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर जो आप नोट्स में भी देख सकते हैं। उसके क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं और जो तरीका आपको बोर्ड में इस्तेमाल लेना है उसकी हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपका एक क्यूबिक सॉलिड है जो कि 2 एलिमेंट्स का बना हुआ है पी एंड क्यू।
जो Q के एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, सारे कॉर्नर्स पर हैं, और P के जो एटम है बच्चों वो कहां पर है, वो आपके सेल के सेंटर में प्रेजेंट है। तो मतलब ये आपका एक BCC है क्योंकि एक सेल के सेंटर में आ गया। तो आप यहां पर जब अपना सॉल्यूशन करेंगे तो आप क्या करो बच्चों, कॉलम बना लो एक तरफ तो कैलकुलेशन फॉर P, और एक तरफ आप कर सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ Q। अगर कैलकुलेशन ऑफ P के लिए हम लोग बात करें तो सीधा सीधा P तो सीधा हो गया नंबर ऑफ P एटम्स ऑन सेंटर या एट सेंटर कर सकते हैं इक्वल टू 1। ये तो हमें पता लग ही गया कि भाई बॉडी के सेंटर में जो आपका पार्टिकल है जो सेंटर में वो एक पूरा का पूरा पार्टिकल होता है, तो ये तो हो गया 1। Q के लिए अगर हम लोग बात करें तो आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूब के अंदर, टोटल कॉर्नर्स 8, फिर पार्ट शेयर्ड बाय, या आप इसको लिख सकते हैं पार्ट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल बच्चों जिससे हम लोग यहां स्फीयर, एक पार्टिकल को यहां चैप्टर में स्फीयर से रिप्रेजेंट करते हैं, पार्ट ऑफ पार्टिकल शेयर्ड एट ईच कॉर्नर। ये आपने देखा कैसे कि कॉर्नर पे आने वाला जो पार्टिकल है एक यूनिट सेल में उसका कितना हिस्सा आएगा 1/8। तो कॉर्नर्स की वजह से टोटल क्यू के एटम्स हो जाएंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, कैंसिल करके आंसर क्या आया बच्चों आपका 1। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा P का टोटल कितना एटम आया 1 और Q का भी कितना एटम आया 1, तो इस 1 को आप लिखो या ना लिखो बात बराबर है। आपका फॉर्मूला बन जाएगा PQ, आपका फॉर्मूला बन जाएगा कंपाउंड का PQ। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपकी DPP का, डेली प्रैक्टिस पेपर का सेकंड क्वेश्चन। एक क्रिस्टल लैटिस है जो कि X और Y दो एलिमेंट्स का बना हुआ है। एलिमेंट्स X जो है वो प्रेजेंट है 50% ऑफ कॉर्नर्स पर, Y जो है वो हर फेस पर प्रेजेंट है, तो मतलब ये एक FCC हो गया। तो इसके आंसर में जब आप लिखेंगे तो आप कॉलम बना लीजिए, एक तरफ X की कैलकुलेशन और एक तरफ हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं किसकी, Y की। X के लिए अगर हम लोग बात करें तो कॉर्नर्स की बात हो रही है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इक्वल टू क्या हो गया आपका 8। पर कह रहा है कि x जो है वो सारे कॉर्नर्स पे नहीं है, 50% ऑफ कॉर्नर्स पर है, तो आप यहां पर लिखेंगे 50% ऑफ कॉर्नर्स या 50% ऑफ 8 कॉर्नर्स इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 100। ये आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा 4। अब आप लिखेंगे पार्ट ऑफ पार्टिकल शेयर्ड एट ईच कॉर्नर इक्वल टू 1/8। ये तो बच्चों आपका अभी भी 1/8 ही रहेगा। तो आपके टोटल एक्स के एटम्स कितने हो जाएंगे, आपके पास में कॉर्नर्स तो कितने बचे 4, और हर एक पे कितना शेयर हो रहा है आपका 1/8। इसको अगर आप कट कर दें तो आंसर आपके पास में बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास में 1/2। आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। वाई के लिए अगर हम लोग करें तो वही ये कह रहा है कि सारी की सारी फेसिस पे है, तो सबसे पहले आप लिखो टोटल नंबर ऑफ फेसेस इक्वल टू 6, और जैसा आपने देखा पार्टिकल शेयर्ड एट ईच फेस, हर फेस पर कितना शेयरिंग हो रही थी, हाफ। तो जो टोटल एटम्स आपके वाई के होंगे
वो हो जाएंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 3। तो आपका फॉर्मूला बना x हाफ y3। पर आप फॉर्मूला में कभी भी इसे फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, तो आप क्या कीजिए, आप यहां से 2 हटाना चाहते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करें, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये x 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो जाएगा x, और y मल्टीप्लाई y3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा y6। आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा क्या, XY6। ऐसे बच्चों आप लोगों को क्या करने हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दो और क्वेश्चंस हम लोग डीपीपी के देखते हैं कैसे उन्हें हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो बच्चों ये रहे डीपीपी के आपके बाकी के दो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपसे कह रहा है क्या, कि एक क्रिस्टल लैटिस है जो कि दो एलिमेंट्स का बना हुआ है ए एंड बी। जो एलिमेंट ए के एटम्स हैं वो 7/8 कॉर्नर्स पर हैं, जबकि एटम बी जो है वो आपके सिर्फ 2 फेसेस पर प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला जो है कंपाउंड का वो क्या होगा। तो वही सबसे पहले बच्चों आप कॉलम बना लीजिए, एक तरफ कैलकुलेशन करते हैं ए की और एक तरफ हम लोग करते हैं बी की। सबसे पहले आप लिखिए बच्चों टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स। ये है कितने आपके पास में 8। फिर इसके बाद में 7/8 कॉर्नर्स का मतलब आपको लिखना है 7/8 कॉर्नर्स इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 7/8। ये कैंसिल होकर के कितना बचा आपका 7। फिर आपको सेम लिखना है पार्ट्स ऑफ पार्टिकल शेयर एट ईच कॉर्नर। पार्ट ऑफ पार्टिकल शेयर एट ईच कॉर्नर इक्वल टू 1/8। तो अब बच्चों आपके जो टोटल एटम है ए के वो हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स में कितने कॉर्नर्स प्रेजेंट है 7। तो आपका ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1/8, आंसर आएगा आपका 7/8। बी की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो बी में ये आपसे कह रहा है कि सिर्फ 2 ही फेसेस पर है। तो आपके पास में बी का एटम के लिए आपको सबसे पहले लिखना है पार्ट ऑफ पार्टिकल शेयर्ड बाय ईच फेस इक्वल टू हाफ। तो आपके जो एटम बी है, टोटल जो एटम है बी के वो हो जाएंगे हाफ मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने फेसेस पे कह रहा है क्वेश्चन में 2 फेसेस। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1। तो यहां से फॉर्मूला वैसे तो A7/8 B1 आ रहा है, पर जैसा कि आपको पता है कि आप फ्रैक्शंस में इसको नहीं रख सकते, तो आप किससे मल्टीप्लाई करें दोनों को, ये नीचे फ्रैक्शन कैंसिल आउट हो जाए 8 से। तो ये तो आपका हो जाएगा A7B8। A7B8। तो ये आपका डीपीपी का तीसरा क्वेश्चन हुआ। चौथा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हमसे कह रहा है कि अ क्रिस्टल लैटिस इज मेड अप ऑफ एलिमेंट पी एंड क्यू। एलिमेंट पी इज प्रेजेंट एट 66.66% ऑफ कॉर्नर्स एंड क्यू इज प्रेजेंट एट ऑल फेसेस। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल लैटिस। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो जो इसके सॉल्यूशन में भी आपको सेम काम करना है। सबसे पहले आप कॉलम बना लीजिए, एक तरफ P और एक तरफ Q। Q के लिए सबसे पहली चीज तो आपको वही लिखनी है टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इक्वल टू 8। अब 66.66% ऑफ कॉर्नर का आपको मतलब लिखना है। वो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 66.66 अपॉन 100। ये 66.66 अपॉन 100 होता है 2/3। तो आप इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 2/3। 2/3। जैसे आप चाहें तो सॉल्व करके लिख सकते हैं क्या 16/3।
16/3। अब आपको लिखना पड़ेगा पार्ट ऑफ पार्टिकल शेयर्ड एट ईच कॉर्नर। शेयरिंग कितनी हो रही है 1/8, तो जो आपके टोटल एटम आएंगे वो हो जाएंगे 16/3 इंटू 1/8, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में क्या आ जाएगा आंसर 2/3। क्यों की अगर हम लोग बात करें तो ये कह रहा है कि ऑल फेसेस पर है, तो आप सीधा सीधा यहां पे करिए टोटल नंबर ऑफ फेसेस इक्वल टू 6। फिर जो शेयरिंग है हर फेस पर वो कितनी हो रही है हाफ, तो जो आपके टोटल एटम आएंगे वो हो जाएंगे 6 मल्टीप्लाई बाय हाफ और आंसर कितना आएगा आपके पास 3। तो P जो है उसके एटम तो कितने आए 2/3 और Q के कितने आए 3। इससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे ये फ्रैक्शन कैंसिल हो जाए 3 से, तो ये आपका हो जाएगा कितना P2Q9, P2Q9। ये बच्चों आपका फॉर्मूला जो है डिराइव होकर के आएगा। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे तो बच्चों जो नेक्स्ट हेडिंग है जो हमें करनी है वो है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, देखो बच्चों जब सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स को मतलब स्फीयर्स को अरेंज किया जाता है तो ऐसे अरेंज किया जाता है कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो मिनिमम रहे, तो भर भर के ठूस ठूस के कॉम्पैक्टली उनको पैक किया जाता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी हमें यही बताती है कि किसी भी क्रिस्टल किसी भी यूनिट सेल जो है उसके अंदर टोटल पार्टिकल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं टोटल क्रिस्टल के वॉल्यूम के कंपैरिजन के अंदर, है ना। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि भाई द परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, या आप इसे स्फीयर भी लिख सकते हैं, टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल। अब बच्चों क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो क्रिस्टल है वो सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल को पढ़ रहे हैं, तो बच्चों यूनिट सेल का वॉल्यूम आपको पता होगा क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब होता है ना, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ टोटल जो स्फीयर्स है उनका वॉल्यूम है बच्चों, ये तो एक स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ। भाई आपने देखा कि पीसीसी में सिर्फ एक पार्टिकल होता है, एक स्फीयर होता है टोटल, आपके बीसीसी में 2 और एफसीसी के अंदर होते हैं टोटल 4। तो भाई यहाँ ये तो फॉर्मूला ये सिर्फ एक ही स्फीयर का है, अगर 4 स्फीयर है तो क्या कीजिएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 4 से, जो कि यहाँ हमने z क्या है आपका नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी का क्या है फॉर्मूला है। और हम लोग जो अलग अलग पैकिंग एफिशिएंसी करने जा रहे हैं बच्चों, 3 तरह की पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग करेंगे, एक एफसीसी में, एक बीसीसी में और एक हम लोग करेंगे किसमें पीसीसी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों करने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, जो आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले डायग्राम की बात करें, डायग्राम पैकिंग एफिशिएंसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों आपका डायग्राम में क्लियर कट दिखना चाहिए कि जो स्फीयर्स आपने बनाए हैं तीनों का रेडियस सेम हो और ये वाला स्फीयर फेस के सेंटर में ही आना चाहिए। ठीक है भाई एफसीसी है ना तो फेस के सेंटर में होगा। तो बच्चों यहां पर देखो मुझे ना तो ए पता है और मुझे ना ही क्या पता है आर पता है, पर अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि ए और आर इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाए जिससे ऊपर आर क्यूब है और नीचे भी आर क्यूब आ जाए, ए हट जाए और उसकी जगह आर क्यूब आ जाए क्योंकि ए का क्यूब हो रहा है ना, अगर आपने रिलेशन ढूंढ लिया ए एज लेंथ और आर के बीच में, तो जब आप नीचे यहाँ ए में फॉर्मूला पुट करेंगे तो आर क्यूब से क्या कर जाएगा आर क्यूब, बाकी सब कुछ तो नंबर होगा जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो एम है वो रिलेशन ढूंढ रहा है एज लेंथ और आपका जो स्फीयर है उसके रेडियस के बीच में।
तो बच्चों आप डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम में मैंने 3 स्फीयर्स का सहारा लिया है डेरिवेशन करने के लिए। यहाँ पर हर स्फीयर का रेडियस कितना है, r है। यहाँ एक पार्टिकल तो फेस के सेंटर पर है, एक पार्टिकल इस कॉर्नर पर और एक पार्टिकल इसी फेस के अपोजिट कॉर्नर पर है। तो सबसे पहले आपका डायग्राम बच्चों क्लियर कट होना चाहिए, क्योंकि आपके डायग्राम से साफ दिखना चाहिए कि जो AC है, जो डायगोनल है AC, वो किसके इक्वल आ रहा है, 4r के इक्वल आ रहा है। देखो बच्चों, मेरा डायग्राम तो चिल्ला चिल्ला के साफ साफ कह रहा है कि AC जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 4r के इक्वल आ रहा है। ऐसा ही डायग्राम आपका भी बनना चाहिए। तो बच्चों अगर मैं यहाँ अब डेरिवेशन पे आता हूं बच्चों, अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करता हूं जिसमें एंगल B जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर एंगल B 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम को अगर आप लगा दो तो वो क्या आएगा, वो आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा। डायग्राम में साफ दिख रहा है कि AB जो है वो एज लेंथ A के बराबर है, तो मैं BC स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूं, A स्क्वायर। और बच्चों जो आपका AB और BC दोनों ही A है, आप देखिए डायग्राम में, तो AB स्क्वायर की जगह भी मैं AB स्क्वायर की जगह A स्क्वायर रख देता हूं। तो AC स्क्वायर जो है, AC स्क्वायर वो बच्चों मेरे लिए किसके इक्वल आएगा, 2A स्क्वायर के, और AC इज इक्वल टू बन जाएगा √2A स्क्वायर, जो कि एक्चुअल में आएगा आपका √2A, ये आ जाएगा। अब आपका डायग्राम जो आपसे कह रहा है फ्रॉम डायग्राम AC की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं हम लोग, 4R इक्वल टू √2A, 4R इक्वल टू √2A। आपको भाई ऐसा ही तो रिलेशन चाहिए था जिसमें आप A और R जो है उसे क्या कर सकें, एक दूसरे से रिप्लेस कर सकें। तो यहां आपके पास में A इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, A इक्वल टू आ जाएगा आपका 4R अपॉन √2। इस वैल्यू को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद √2। तो 4R अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय √2 अपॉन √2। तो बच्चों ये √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या बन जाएगा, 2, है ना, और 2 से ये 4 कट जाएगा। तो ऊपर आपके पास में लास्ट जो बच्चों रिलेशन आएगा वो होगा A इक्वल टू 2√2R। वैसे तो आप बच्चों इस फॉर्मूला को भी अगर पुट करना चाहें तो आप यहां से भी काम कर सकते हैं, आप ऐसा बनाना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, क्योंकि आगे हम लोग ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिनके अंदर आपको बता देगा कि भाई जैसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है और उसमें आपको बोल देगा कि एज लेंथ इतनी है, तो बताओ रेडियस जो है स्फीयर का कितना रहा होगा। तो आपको एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन पता होना ही चाहिए। अब बच्चों जो फॉर्मूला है अपने पास में पैकिंग एफिशिएंसी का, अगर हम लोग उसमें वैल्यूज को पुट कर दें तो ZFCC के लिए Z की वैल्यू कितनी आई थी, 4, ऊपर आपने रखा 4/3 पाई r क्यूब, नीचे आप बच्चों a क्यूब का मतलब आप रख देंगे 2√2r का होल क्यूब। तो ये आपका r क्यूब से r क्यूब तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है बाद में, है ना, r क्यूब से आपका r क्यूब कट जाएगा। अब आप अपनी कलाकारी दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, या ना दिखाना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। घर से याद करके जाइएगा, पैकिंग एफिशिएंसी आपकी आएगी कितनी, 74%। पैकिंग एफिशिएंसी बच्चों आपकी आएगी 74%। तो आई होप एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप लाइव लेक्चर से नोट्स बना रहे हैं तो अभी आप अपने लाइव लेक्चर को पॉज कर दीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटा करके
अभी बीसीसी जो है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी आपको समझाने जा रहा हूं। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग जो कर रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी, वो है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी को हम लोग करने जा रहे हैं। बच्चों इसकी पैकिंग एफिशिएंसी से पहले आप लोग इसका एक बार डायग्राम देख लीजिए। आपको इसके डायग्राम में 3 स्फीयर जो है इस्तेमाल में लेने हैं, पर वो स्फीयर कौन कौन से हैं ध्यान से देखिएगा। ये एक स्फीयर पीछे वाली फेस, पीछे जो बच्चों आपका पीछे जो फेस है उसके इस पार्टिकल इस पॉइंट ए पर है, ये पहला जो है वो पीछे वाले के ए पर है। ये जो बीच में है ये बॉडी के सेंटर में, आप इसको 3 डायमेंशन के अंदर समझने की कोशिश करो। ये एक पीछे वाले की तरफ है, बीच में बॉडी के सेंटर में ये एक पार्टिकल है स्फीयर, और ये वाला जो है ये सामने वाली फेस पर है बच्चों। 3 डायमेंशन में एक पीछे, एक बीच में और एक आगे वाली फेस पर है, ताकि इस तरीके से डायगोनल बन सके। पीछे वाली फेस, मान लीजिए ये पीछे वाली फेस है तो एक पार्टिकल यहां है, एक पूरा पार्टिकल यहां बॉडी के सेंटर में है, और एक पार्टिकल जो है वो जस्ट उसके अपोजिट सामने वाली फेस पर है। तो बच्चों यहां से मैं डायग्राम अपना इस तरीके का ही बनाऊंगा कि साफ साफ नजर आए कि जो डायगोनल है एबी, एबी क्या है यहाँ पर डायगोनल, जो एबी आपका है वो इक्वल टू 4r, रिलेशन आपको साफ साफ दिखना चाहिए। आप बच्चों यहां ट्राइंगल देखेंगे, 2 ट्राइंगल देखेंगे, एक तो आपको एबीडी ट्राइंगल दिख रहा होगा, यहां से यहां और फिर यहां से यहां। एक तो ये इसकी हो गई क्या हाइट, यहां से लेके यहां तक डायगोनल, और यहां से बच्चों यहां ये बन गया इसका बेस। ठीक है, तो अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी की बात करता हूं जिसमें एंगल बी जो है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया जाए तो आपका ए बी स्क्वायर इसके इक्वल आएगा एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। डायग्राम में साफ दिख रहा है कि जो एडी है वो किसके बराबर है, एज लेंथ के, तो मैं यहां लिख सकता हूं एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। मुझे अब बीडी स्क्वायर जो है उसे भी ए के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ तिकड़म बिड़ानी ही पड़ेगी। तो इसके लिए मैं एक बार ट्राइंगल बीसीडी की बात करता हूं। इन ट्राइंगल बीसीडी जहां पर एंगल सी कितना है बच्चों, 90 डिग्री है, तो यहां अगर पाइथागोरस लगाई जाए तो बीडी स्क्वायर जो है वो यहां पर हाइपोटेन्यूस है, बीडी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। आप देखेंगे बच्चों बीसी जो है वो क्या है, एज लेंथ, ए स्क्वायर, सीडी भी क्या है आपकी एज लेंथ, तो ए स्क्वायर, यहां से आपका बीडी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर आएगा। अगर आप इस बीडी स्क्वायर की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर आ जाएगा। और यहां से बच्चों आपके पास ए बी इक्वल टू √3a स्क्वायर, या कह सकते हैं ए बी इक्वल टू √3a आ जाएगा। अब बच्चों आपको आपके डायग्राम से साफ दिख रहा होगा कि ए बी जो है वो 4r के इक्वल है, तो फ्रॉम डायग्राम ए बी इक्वल टू कितना है आपका, ए बी आया बच्चों 4r, उसको आप पुट कर दीजिए, तो 4r इक्वल टू √3a और a इक्वल टू आ जाएगा 4r अपॉन √3। इसको आप याद करना चाहिए, या आपके इस इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आपके पास में आ जाएगा कितना, √3 नीचे मल्टीप्लाई होकर हो गया 3 और ऊपर आ जाएगा 4√3r। आप जैसा करना चाहें वैसा कर ले, चलिए इसी से कर लेते हैं। अब आप पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूला में इसको पुट कर दीजिए। पुट करोगे तो बच्चों बीसीसी के लिए z की वैल्यू क्या आएगी 2,
ऊपर आप रख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन नीचे आएगा आपका 4r/√3 का होल क्यूब। ऐसा करने से आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। और या तो आप सॉल्व करने की कलाकारी दिखा सकते हो या नहीं दिखाना चाहते तो भी कोई बात नहीं, घर से याद करके जाइए। पैकिंग एफिशिएंसी आएगी बीसीसी की 68%। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसे बना सकते हैं, लिख सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। बस यहीं आप अपने लाइव लेक्चर जो है उसे आप पॉज कर दीजिए और आप चाहें तो इसे डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी इसे इरेज करके आपका जो प्रिमिटिव क्यूबिक सेल पीसीसी जो है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो है बच्चों उसे कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो बच्चों अभी हम लोग कर रहे हैं हमारा तीसरा जो पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ पीसीसी प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। ये बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है बच्चों, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट आपको रिलेशन दिख जाएगा कि जो एज लेंथ है वो 2r के इक्वल आ रही है। सीधी सी बात है, कॉर्नर से पार्टिकल्स होंगे, आप किन्हीं भी दो पार्टिकल्स को ले लो, उन दोनों पार्टिकल्स में रिलेशन आपको साफ दिखाई देगा a = 2r। अगर पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करें तो z की वैल्यू 1 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 2r होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा। अब आगे की कलाकारी अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, याद करके जा सकते हैं। और आपका आंसर बच्चों जो है वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 52.4%। तो आपने देखा हम लोगों ने तीनों क्रिस्टल्स की पैकिंग एफिशिएंसी जो है उसे कैलकुलेट किया, और पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के बाद हमें यह समझ में आया कि सबसे ज्यादा जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो है उसकी होती है 74%। उससे कम पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी की है जो कि आई थी 68%, और सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो किसकी है, पीसीसी प्रिमिटिव क्यूबिक सेल की है। अब बच्चों आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को डीपीपी जो है आपकी डेली प्रैक्टिस पेपर वो आपको सॉल्व करनी है, जिसके 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी डीपीपी के अंदर दे रखे हैं, जिन्हें मैं डिक्टेट भी करने जा रहा हूं। तो आप लोग उन क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ इंटर कन्वर्जन आपको चाहिए होंगे, जिन इंटर कन्वर्जन को मैं लिख रहा हूं। 1 FM 1 फेरोमीटर ये होता है इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, और सेंटीमीटर में 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। दोनों रिलेशन आपको पता होने चाहिए। 1 PM पिकोमीटर 10⁻12 मीटर या 10⁻10 सेंटीमीटर। इसके बाद 1 एंगस्ट्रॉम ये 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 1 नैनोमीटर NM 10⁻9 मीटर या 10⁻7 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। इसके अलावा 1 माइक्रोमीटर ये 10⁻6 मीटर या 10⁻4 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और 1 मिलीमीटर 10⁻3 मीटर या 10⁻1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये सारे के सारे आपको इंटर कन्वर्जन्स हेल्पफुल होंगे जब आप क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे, जो डीपीपी मैं आपको दे रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं उनके लिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस मैं डिक्टेट कर रहा हूं और आपको क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई भी देंगे। उन्हें कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मैं हिंट आपको दे दूंगा, पर ये सारे क्वेश्चंस आपको घर से ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो बच्चों आपके सामने ये आपके डीपीपी के क्वेश्चंस हैं।
जो कि आप लोगों को घर से सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ और आपको हिंट जो है इसमें या कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम जो है वो क्रिस्टलाइज होकर के बना रहा है सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बच्चों सीसीपी एफसीसी को ही बोलते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में आपको आ जाएगा समझ में। सीसीपी एफसीसी को बोलते हैं, तो मतलब ये एफसीसी क्रिस्टल बना रहा है जिसमें एल्यूमिनियम का रेडियस कितना है 125 पिकोमीटर। तो आपको रेडियस जो है वो पता है और ये आपको पता लगा कि एफसीसी है। पहला क्वेश्चन कि यहाँ पर जो एज लेंथ है वो कितनी होगी, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि कभी कभी आपको एज लेंथ देकर के रेडियस पूछ लेता है या रेडियस देकर के एज लेंथ पूछ लेता है। तो आपको याद होना चाहिए कि एफसीसी में एज लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन जो है वो आया था। आपके पास रिलेशन आया था a इक्वल टू 4r अपॉन रूट टू जिसकी वैल्यू होती है 1.414। तो आप इस फॉर्मूला में सबसे पहले वैल्यूज को पुट कर देना और आप एज लेंथ निकाल लेना। अब बच्चों एज लेंथ जो है यहाँ वैसे आपको रेडियस पिकोमीटर में है, तो एज लेंथ भी आपके पास में पिकोमीटर में ही आएगी। सेकंड पार्ट पढ़ो क्वेश्चन का, वो कहता है कि कितने ऐसे यूनिट सेल्स जो हैं वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम के अंदर आ सकते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, एक आपके पास में बड़ा क्यूब है उसका वॉल्यूम आपको दे दिया और आपको एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम पता है और आपसे पूछ ले कि बताओ भाई उस बड़े क्यूब में कितने छोटे क्यूब आ सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, उस बड़े क्यूब के वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए छोटे क्यूब के वॉल्यूम से। तो आपको यहाँ पर एक्चुअल में क्या करना है, जो यूनिट सेल है आपके पास उसका आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम जिसकी यूनिट आपका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। अब ए क्यूब के लिए आपको ए चाहिए, पर ए तो आपने निकाल ही लिया, पिछले फर्स्ट पार्ट में आपने ए निकाल लिया, तो आप ए क्यूब जो है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। पर ध्यान रहे बच्चों यहाँ सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, तो ये तभी सॉल्व हो सकता है जब आप एज लेंथ जो निकाल रहे हैं वो भी सेंटीमीटर में ही आए। तो इस वजह से आप फर्स्ट पार्ट में जो एज लेंथ निकाले भले किसी में भी निकालें पर उसे बाद में सेंटीमीटर में जरूर कन्वर्ट कर दें। और फिर आपको जो दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसके अंदर कितने आपके स्फीयर्स ऐसे आपके यूनिट सेल्स आएंगे, इसके लिए आप कर दीजिएगा 1 डिवाइडेड बाय जो भी ए क्यूब में पुट करने पर जो भी आपका आंसर आया उससे आप इसे कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो जल्दी से लिख लो। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर सीसीपी, इट्स रेडियस इज 125 पिकोमीटर। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, मतलब एज लेंथ आपसे पूछ रहा है। और सेकेंड, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। आप अपने लाइव लेक्चर को यहाँ पर पॉज करके बच्चों इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जिसमें आप के सामने जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें गोल्ड की स्पेलिंग उल्टी सीधी कर दी है, GLOD कर दी है जबकि GOLD करनी है। क्वेश्चन बनेगा आपका गोल्ड जिसका एटॉमिक रेडियस आपको गिवन है 0.144 nm, ये नैनोमीटर है बच्चों, 0.144 नैनोमीटर। क्रिस्टलाइजेस इन FCC, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड, ये बड़ी आसानी से आपका हो जाएगा, रेडियस आपको पता है, आपको बस रिलेशन पुट करके आंसर निकालना है। थर्ड क्वेश्चन, अ क्रिस्टल लैटिस इज मेड अप ऑफ X and Y, X present at 90% of corners while Y present at 40% of faces, derive the formula। ये इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग बच्चों कर चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर ज्यादा परेशानी जो है आपको आनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो a crystal lattice is made up of 2 elements C and D, both elements present at 50% of faces। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा बदलाव आपको लेकर के आना पड़ेगा, जो लिखा है ना मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट C and D फुल स्टॉप, फिर उसके बाद में आगे जो क्वेश्चन है वो आपका इस तरीके का बनेगा कि बोथ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट 50% ऑफ फेसेस एंड कॉर्नर्स, मतलब आपका जो एलिमेंट रेस्पेक्टिवली एलिमेंट सी जो है वो तो प्रेजेंट होगा आपका, एक काम करो
क्वेश्चन को, अच्छा ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है वेयर डी आर एट फेसेस एंड सी आर एट कॉर्नर्स। डी आर एट फेसेस एंड सी आर एट कॉर्नर्स, तो जो डी है वो तो 50% फेसेस पर है और जो सी है वो 50% कहां पर है, कॉर्नर्स पर। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में भी आपको कोई ऐसी खास प्रॉब्लम जो है वो आनी चाहिए। तो बच्चों ये डीपीपी आप सॉल्व कीजिएगा और आई होप आपको आज की क्लास जो है समझ में आई होगी। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।